आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ पीआईएआईसी टाइपस्क्रिप्ट एग्जामिनेशन के बारे में। हमारा जो पीआईएआईसी के अंदर टाइपस्क्रिप्ट का एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम चेकआउट करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं और उनके करेक्ट आंसर क्या हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताती हूँ और उनके सॉल्यूशंस बताती हूँ। याद रखिए कि ये वीडियो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, इसका किसी भी किस्म का मिसयूज आपको यहाँ पर डीसीएमए क्लियरेंस की तरफ लेकर जाएगा और मैं आपको प्रॉपर डीसीएमए क्लियरेंस दूंगी अगर आप इस वीडियो का किसी भी हालत में मिसयूज करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं और सबसे पहले अपने क्वेश्चन को चेक आउट करते हैं आफ्टर द डिस्क्लेमर। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कोडिंग से रिलेटेड। यहाँ पर आपको कोड प्रोवाइड आउट किया गया है जो कि इफ एल्स की कंडीशन के अंदर है। तो अगर आप गौर से देखें तो कहता है कि इफ द कंडीशन इज ट्रू लेट ए इज इक्वल टू 4। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे कहा गया है कि ए जो है वो 4 के बराबर है। एल्स लेट ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग। अदरवाइज क्या होगी कंडीशन बाय डिफॉल्ट कि ए स्ट्रिंग के बराबर होगा। आखिर में इन्होंने कंसोल डॉट लॉग ए कराया है हमारे पास। तो पूछता है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास करेक्ट है। कहते कैन नॉट यूज ए इन इफ क्लॉज आफ्टर डिक्लेरेशन। हम इफ को जो क्लॉज है उसके अंदर ए को यूटिलाइज नहीं कर सकते आफ्टर डिक्लेरेशन के बाद। हम एल्स की क्लॉज के अंदर आफ्टर डिक्लेरेशन के बाद ए को यूज नहीं कर सकते। क्या हम यहाँ पे ए को लॉग स्टेटमेंट की तरह यूज नहीं कर सकते या फिर ए जो है वो इन ऑल केसेस में जो है वो यूटिलाइज किया जा सकता है। तो अगर आप गौर से देखें अपने कोड को तो कंसोल डॉट लॉग जो है वो ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट से। तो आप क्या आप यहाँ पे जो करेक्ट आंसर चूज करोगे वो क्या चूज करोगे, कैन नॉट यूज ए इन द लॉग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो भी हमारे पास यहाँ पे हमारी कोडिंग से रिलेटेड है जो कि फंक्शन से रिलेटेड है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक फंक्शन बनाया है पिक कार्ड के नाम से। उसमें दो पैरामीटर्स जो है वो इन्होंने पास आउट किए हैं। एक कहला रहा है सूट जिसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग और दूसरा कहला रहा है कार्ड जिसकी डेटा टाइप है नंबर। आउटपुट इन्होंने जो प्रोवाइड आउट किया है वो हमें एज अ नंबर प्रोवाइड आउट किया है। फिर इन्होंने कहा कि फंक्शन एक्स जो है वो नंबर के बराबर है और उसमें जो इन्होंने वैल्यूज रिटर्न कराई है बेसिकली अगर आप उनको गौर से देखो तो वो हमारे पास क्या है, वो भी स्ट्रिंग और नंबर है। देन उन्होंने थर्ड लाइन के अंदर एनी टाइप करके डिफाइंड आउट किया पिक कार्ड को और फिर उन्होंने इफ एल्स की कंडीशन रन कराई। अगर हम इफ एल्स की कंडीशन देखें तो इफ टाइप ऑफ एक्स जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बराबर हो तो आप क्या करो, मैट डॉट फ्लोर एंड मैट डॉट रैंडम की कमांड का यूज करो और उसकी लेंथ को चेक आउट करो और रिटर्न कराओ हमारे पिक कार्ड की वैल्यू को। ऐसा आप क्या करो, देखो कि अगर ऑब्जेक्ट नंबर के बराबर होता है यहाँ पर हमारा यानी कि टाइप ऑफ एक्स जो है जो कि फिलहाल के लिए एनी डिफाइन हुई हुई है, तो वो हमारे पास यहाँ पर अगर नंबर के बराबर होती है तो आप सूट को पिक करो, मैट डॉट फ्लोर का यूज करो और एक्स की जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो 13 से। अदरवाइज आपने यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न कराना और रिटर्न करा के हमारे पास जो है वो यहाँ पे मॉडल फंक्शन का यूज करना है। अच्छा पहले हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं फिर मैं बताती हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है और आपने कंपाइलेशन क्या करनी है। तो इस पूरी केस को अगर आप गौर से देखो ना तो हो क्या रहा है कि दो पैरामीटर्स हैं, एक है सूट जो कि स्ट्रिंग में है, दूसरा है कार्ड जो कि नंबर के अंदर है। अब क्या है कि अगर वैल्यू रिटर्न होती है तो वैल्यू रिटर्न करके आप देखो हमारे पास फंक्शन ओवरलोड होने की वजह से डिफरेंट रिटर्न टाइप की वैल्यूज आएंगी और डिफरेंट पैरामीटर की वैल्यू आएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर दो जो हमारे फंक्शंस हैं वो ओवरलोड हो रहे हैं। यहाँ पर इनके स्ट्रिंग का फंक्शन भी ओवरलोड हो रहा है और नंबर का फंक्शन भी ओवरलोड हो रहा है। तो उस केस के अंदर यहाँ पे तो वो हमारे पास क्या करेगी, फंक्शंस की वैल्यूज को ओवरलोड भी करेगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो तीन ऑप्शंस होंगे, द फंक्शन हैज ओवरलोड, इट विल नॉट कंपाइल बिकॉज ऑफ द ओवरलोड एंड हैव डिफरेंट रिटर्न टाइप, इट विल नॉट कंपाइल बिकॉज ओवरलोड हैव डिफरेंट पैरामीटर्स। तो ये तीन ऑप्शन इस क्वेश्चन में मेरे पास करेक्ट होंगे। आपको सवाल देखने से ही पता चल रहा है कि स्ट्रिंग और नंबर दोनों चीजें जो है वो एज अ पैरामीटर रिटर्न की जा रही है तो फंक्शन ओवरलोडिंग हो रहा है। अगले क्वेश्चन
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे, जो कि हमारे पास है एरे से रिलेटेड। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिंटैक्स इन टाइपस्क्रिप्ट टू डिफाइन एन एरे, कैन सेलेक्ट वन और मोर। अच्छा, यहाँ पे आपको 5 एरे दिए हैं, आपने बताना है कि यहाँ पे कौन सा सिंटैक्स जो है वो एरे डिक्लेरेशन से करेक्ट है। तो सबसे पहले देखें तो एरे 1 को डिफाइन किया है एज अ नंबर और उसमें वैल्यूज दी हैं 5, 6 एंड 7। तो बिल्कुल करेक्ट वे है, हम इस तरीके से जो है वो अपने एरेज को डिफाइंड आउट कर सकते हैं। देन मेरे पास एरे 2 है, जिसमें इन्होंने एरे बनाया है, उसको एक्सेस कास्टिंग के थ्रू नंबर डिफाइन किया और उसमें भी 1 2 3 जो है वो वैल्यूज असाइन की है। तो बिल्कुल मैं इस तरीके से भी जो है वो अपने एरे को सेट आउट कर सकती हूँ, तो मेरा ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। देन थर्ड वाले एरे को चेक आउट करें तो इन्होंने एक न्यू एरे बनाया और उसको एक्सेस कास्टिंग के थ्रू नंबर डिफाइंड आउट किया और उसको एम्प्टी कर दिया है, वो भी अपने राउंड ब्रैकेट के साथ। तो आपको पता है कि एरे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में बनते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसलिए यहाँ पर हमारे पास ये वाला ऑप्शन गलत होगा। फिर ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, उसको चेक आउट करें तो आप देखो कि एरे 4 जो है वो नंबर्स का एरे है और वो एम्प्टी एरे, तो हम एम्प्टी एरे भी क्रिएट आउट कर सकते हैं, इसलिए मेरा फोर्थ वाला ऑप्शन भी करेक्ट होगा। फिफ्थ एरे की बात करूं तो नंबर्स का एरे और उन्होंने न्यू एरे 7 बनाया हुआ है। न्यू एरे तक तो ठीक था, लेकिन जो 7 की वैल्यू असाइन कर दी वो किसमें दे दी, वो उन्होंने राउंड ब्रैकेट्स में दे दी। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में देते तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट होता। फिलहाल के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे करेक्ट होंगे उसके अंदर एरे 1, एरे 2 एंड एरे 4 जो है वो मेरे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होंगे। इसी के साथ साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि टाइपस्क्रिप्ट कोडिंग से रिलेटेड है, जिसमें हमसे कहा गया है कि आप बताएं यहाँ पर वैल्यूज आपको जो असाइन की गई हैं। इन्होंने कहा है लेट नॉट श्योर कॉलन एनी इज इक्वल टू 4। उसको नहीं पता कि जो नॉट श्योर है, बेसिकली उन्होंने एक वेरिएबल नेम असाइन किया है नॉट श्योर को और उसकी वैल्यू इन्होंने असाइन कर दी, उसको डेटा टाइप एनी असाइन कर दी और वैल्यू दे दी इन्होंने 4। ठीक है, फिर उन्होंने उसको रीअसाइन करके एक स्ट्रिंग वैल्यू दी जो कि था मे बी या स्ट्रिंग इंस्टीड, और आखिर में उन्होंने उसे रीअसाइन करके दे दिया यहाँ पर हमारे पास फॉल्स वैल्यू। तो अगर मैं देखूं तो मैं तीनों डेटा टाइप, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो बूलियन हो, वो एनी के अंदर काउंट आउट कर सकती हूँ। तो इस केस के अंदर किसी भी लाइन में मेरा कोई भी कंपाइलर एरर नहीं आएगा, तो नो कंपाइलर एरर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फर्दर क्वेश्चन हमारे पास है इनम से रिलेटेड, काफी अच्छा काफी आसान सा जो है वो हमारे पास इनम का क्वेश्चन है, जिसमें हम कांस्टेंट बनाया है इनम का और उसको नाम असाइन किया है कलर 1। अगर हम वैल्यूज देखें तो इसने रेड को जो इनिशियल वैल्यू दी है वो दी है 1, देन इसने कलर्स दिए हैं ग्रीन एंड ब्लू, तो यानी कि इंडेक्सिंग जो शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है 1 से। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने वेरिएबल बनाया कलर नेम के नाम से, इसको डेटा टाइप स्ट्रिंग असाइन की और बाद में इसने कहा कि जो कलर नेम है जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है वो किसके बराबर है, वो यहाँ पे बराबर है कलर 1 के और उसकी असाइन वैल्यू दे दी इसने 2। तो अगर आप गौर से देखो तो इनम क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है, तो मैं इनम कांस्टेंट में स्ट्रिंग की वैल्यू को तो प्रोवाइड आउट कर सकती हूँ, लेकिन नंबर की वैल्यू को मैं प्रोवाइड आउट नहीं कर सकती। तो इसलिए जब मैं कंसोल डॉट लॉग करा के कलर नेम कराऊंगी तो मेरे पास कंपाइलर एरर आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने स्ट्रिंग की वैल्यूज जो है वो उसके अंदर फिक्स आउट की है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ऑल क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर अगेन कोडिंग से रिलेटेड है, जिसमें इसने मुझे एक वेरिएबल एक्स प्रोवाइड किया है। उस वेरिएबल एक्स की टाइप जो है वो एनी है और जो उसमें इसने वैल्यू पास आउट की है वो है मेरे पास टॉम। तो कहते हैं कि अगर टाइप ऑफ एक्स यहाँ पे स्ट्रिंग टाइपिंग के थ्रू स्ट्रिंग है तो आप क्या करो, कंसोल डॉट लॉग कराओ एक्स की लेंथ को। तो अगर हम गौर से देखें तो ठीक है, स्ट्रक्चरल टाइपिंग के थ्रू तो यहाँ पे सही है, मगर प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे कि इसमें लास्ट में जो लाइन नंबर डी है उसमें एक्स डॉट अननोन कराया हुआ है, तो मुझे नहीं पता कि एक्स डॉट अननोन क्या है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर इस केस में लाइन नंबर डी में कंपाइलर एरर आएगा, तो देयर विल बी अ कंपाइलर एरर ऑन द लाइन डी, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये है ना कि आप एक से ज्यादा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हमें जो है क्या कहते हैं वो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी बताऊं तो लाइन डी में एरर आएगा और बाकी की जो करेक्ट स्टेटमेंट होंगी वो आप जो है क्या कहते हैं उसको देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें लाइन डी जो है वो हमारे पास एरर में जाएगी क्योंकि सब में एरर लिखा है। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द फंक्शन, जो कि हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें फंक्शन के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं आपको जो हूँ वो यहाँ पे बताती हूँ।
ठीक है, कहते हैं कि फंक्शन बनाए ऐड विद यूनियन। ऐड विद यूनियन के नाम का इसने एक फंक्शन बनाया, उसमें एक अदद आर्गुमेंट 1 दिया। आर्गुमेंट 1 में इसने कहा कि स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, बूलियन हो सकता है। इसी तरीके से इसकी जो फाइनलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट है वो भी क्या है, स्ट्रिंग है, नंबर है और बूलियन है। यहाँ तक हमारे पास एक चीज जो है वो कंसीडर आउट हुई। अगर हम इसको देखें ना तो सिंपली यहीं से पता चल रहा है कि जो है क्या कहते हैं, इसमें आपको स्ट्रिंग नंबर बूलियन के बजाय अनडिफाइंड का एडिशन करना चाहिए था। ठीक है, अनडिफाइंड का एडिशन अगर करते तो आपकी जो लाइन नंबर 1 होती है ये करेक्ट होती। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अनडिफाइंड का एडिशन यहाँ पे कहाँ करना चाहिए। अदरवाइज इसके बाद जो हमारे पास कोड है, इसमें इसने टाइप ऑफ आर्गुमेंट 1 को स्ट्रक्चरल स्ट्रिंग टाइपिंग के थ्रू जो है वो कंसीडर आउट किया और कहा है कि वो स्ट्रिंग होनी चाहिए और जो वैल्यू रिटर्न करा रहा है वो आर्गुमेंट 1 प्लस हेलो करा रहा है। तो अगर आप वैसे चेकआउट करो तो देखो स्ट्रिंग भी ठीक है और हेलो भी जो है वो ठीक है। इसका मतलब लाइन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ठीक चलेगी। लाइन नंबर सी में जाए तो उसने सेम प्रोसेस किया है कि नंबर को यूटिलाइजेशन किया और वैल्यू जो आर्गुमेंट के साथ पास करा दी है वो 10 करा दी है। तो लाइन नंबर सी भी जो होगी वो ठीक चलेगी मेरे पास। लाइन नंबर डी में जाऊं तो बुलियन है और बुलियन के साथ साथ क्या किया हुआ है, आर्गुमेंट कराया हुआ है और एन ऑपरेटर का यूज करके उसने फॉल्स का यूज किया हुआ है। तो इस केस के अंदर जो एरर आएगा वो एक्चुअली लाइन नंबर 1 में आएगा। आपने मुझे बताना है कि लाइन नंबर 1 के अंदर जो लाइन नंबर ए है बेसिकली मेरी, उसके अंदर अनडिफाइंड का एडिशन मुझे कहाँ करना चाहिए कि जिससे मेरा बाकी का कोड जो है वो रन आउट हो। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा देयर विल बी अ कंपाइलर एरर ऑन द लाइन ए। अगले क्वेश्चन है मेरे पास काफी इंपॉर्टेंट, ये आपको जो है वो प्रोवाइड आउट किया गया था आपके टाइपस्क्रिप्ट स्लाइड्स के अंदर भी। तो हम एक एक कर कर इसको भी चेक आउट करते हैं। तो कहते हैं वेरिएबल ए कॉलन फू जो है वो बराबर है नंबर के। तो अगर आप देखें तो लाइन ए जो है वो डिक्लेयर कर रही है मुझे नंबर टाइप। ठीक है, इसी तरीके से अगर लाइन नंबर 2 की बात करूं जो कि A1 है वो किसके बराबर है, फू बराबर है 1 के एंड बैच बराबर है 2 के। तो लाइन जो A1 है वो क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया है उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइंड आउट कर रही है। तो अगर देखूं तो दोनों चीजें सही है और मैं कह सकती हूँ लाइन नंबर 3 के अकॉर्डिंगली कि A जो है वो बराबर है A1 के, यानी कि जो मेरे पास फू है उसमें जो मेरी प्रॉपर्टीज है ऑब्जेक्ट की वो अलॉट की गई है और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस हैं कंपाइलर एरर ऑन द लाइन 1, कंपाइलर एरर ऑन द लाइन 2, कंपाइलर एरर ऑन द लाइन 3 एंड नो कंपाइलर एरर। तो ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज बनी हुई है, तो किसी भी किस्म का कोई कंपाइलर एरर हमारे पास यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर, जो कि हमारे पास है किस चीज से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड। बेसिकली ये एरो फंक्शन का क्वेश्चन है। तो कहते हैं लेट सी इज इक्वल टू ए एंड बी, देन एरो फंक्शन लगा के उसने इंक्रीमेंट किया है और वैल्यूज जो रिटर्न करा रहा है वो 1 एंड 2 को रिटर्न करा रहा है और कंसोल लॉग करा दिया इसने 3 को। तो आपने बताना है कि 1, 2 या 3 में से क्या चीज प्रिंट होके आएगी और क्या कंपाइलर एरर आएगा। तो अगर हम देखें तो एरो फंक्शन है, वैल्यू को इंक्रीमेंट करके रिटर्न कर रहा है। तो फंक्शन जैसे ही इमीडिएटली कॉल होगा वो क्या करेगा, 1 और 2 को कॉल करेगा। तो इंक्रीमेंट होके आंसर क्या आएगा, इंक्रीमेंट होके आंसर आ जाएगा मेरे पास 2। तो 2 जो होगा वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपको कोई और आंसर करेक्ट लगता है अपने अकॉर्डिंगली, अपनी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंगली, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको जो आंसर्स बता रही हूँ वो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में चेकआउट किए, देन उसके बाद जो है वो मैं आपको यहाँ पर इनके बारे में डिस्कशन करी हूँ। नाउ देयर इज सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने इस पूरे क्वेज के अंदर देखा। फंक्शंस के अंदर इसने इस क्वेश्चन को किस तरीके से डिफाइन किया है कि इसने एक वेरिएबल बनाया है, उसको माई फंक्शन का नाम दिया। जो माई फंक्शन है वो एफ के बराबर है और एफ जो है वो एरो फंक्शन के बराबर है। अब वो जो एरो फंक्शन में यहाँ पे वैल्यूज पास आउट हो रही है उसमें दिस डॉट एक्स है जो कि स्ट्रिंग एक्स के बराबर है। अगर आप इसी लाइन को गौर से देखो तो यू कैन इजिली सी कि दिस की प्रॉपर्टी के साथ एरो फंक्शन में हम कुछ भी रेफर नहीं करते। ये वैसे ही देखने से जो है क्या कहते हैं, इनवैलिड टाइप जो है वो कंसीडर हो रहा है। तो आपने बताना है कि इसमें से क्या होगा। नीचे 4 आपको ऑप्शंस दिए हैं, वैसे तो इसका करेक्ट आंसर है देयर विल बी एन एरर बिकॉज ऑफ द इनवैलिड टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, ये इसका जो है वो हमारे पास करेक्ट जो है वो आंसर है। लेकिन जो है क्या कहते हैं, अगर बाकी की चीजों को देखें तो आप देखो कि
यहाँ पर इन्होंने सेम पहले जो है वो दिस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया, उसके बाद इन्होंने अंडरस्कोर दिस डॉट एक्स का यूज़ किया। तो आप लोग जो भी वीडियो को फ़ॉलो अप कर रहे हो मुझे बताएँ कि अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं और अगर अंडरस्कोर लगा हो हमारे पास, तो अंडरस्कोर किस चीज़ को शोन आउट करता है? ऑब्वियसली इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती फंक्शन में, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अंडरस्कोर आपके पास वर्किंग करता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएँ कि अंडरस्कोर जो है वो किस चीज़ को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर था देयर विल बी एन एरर बिकॉज़ ऑफ द इनवैलिड टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर जिसमें इन्होंने टाइप्स को बताया है। अच्छा, टाइप्स को बताने में क्या है कि इन्होंने सबसे पहले माय टाइप बताई जिसमें इन्होंने 2 जो है वो वैल्यूज़ को पास आउट किया। एक नेम है जो कि ज़िया के नाम से और एक आईडी है जो कि 1 के नाम से है। फिर इन्होंने एक और वेरिएबल टाइप बनाई जिसको उन्होंने माय टाइप 1 का नाम दिया, आईडी इन्होंने 2 असाइन कर दी, नेम इन्होंने टॉम असाइन कर दी और एज जो असाइन कर दी वो इन्होंने असाइन कर दी 1। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो ठीक है, वैल्यूज़ क्या है रीअसाइन हुए हैं, रीअसाइन होकर जो है उसमें एक एज का जो फैक्टर है वो इंक्रीज़ आउट हुआ है। जो हमारी यहाँ पे डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, वो साथ में जो है वो मेरे पास नंबर भी चल रही है। तो यहाँ तक दोनों चीज़ें मेरी ठीक है, लाइन 1 भी और लाइन 2 भी। तो अगर देखूँ तो लाइन ए भी ठीक है तो और लाइन बी भी मेरी ठीक है। अब लाइन नंबर सी की बात करते हैं तो कहता है क्या माय टाइप बराबर हो सकती है माय टाइप 1 के? तो हाँ, बिल्कुल बराबर हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों में स्ट्रिंग की वैल्यूज़ हैं और दोनों में नंबर है। क्योंकि जब हम इनिशियलाइज़ करके आए थे तो स्ट्रिंग एंड नंबर की वैल्यूज़ थी, तो नीचे आकर भी हमने स्ट्रिंग एंड नंबर्स की वैल्यूज़ ही रखी है। उसकी काउंटिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं कह सकती हूँ कि दोनों एक-दूसरे के बराबर हैं, तो देयर विल बी नो कंपाइलर एरर इन दिस प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत करती हूँ और आप लोगों को अच्छे-अच्छे टॉपिक्स जो हैं, वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड आउट करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप अपने क्विज़ेज़ को एस कर सकें। इसी तरीके से अपना अगला क्वेश्चन चेक आउट करते हैं हम, जो कि हमारे पास यहाँ पे अगेन टाइप से रिलेटेड है। तो पूछा गया है कि अगर माय टाइप में मैंने सबसे पहले एक स्ट्रिंग जो है वो असाइन किया एज़ अ नेम जो कि सिया के नाम से था और एक नंबर असाइन किया 1 जो कि आईडी के अकॉर्डिंगली है मेरे पास। इसी तरीके से मैंने वैल्यूज़ को रीअसाइन किया और आईडी को मैंने वैल्यू 2 प्रोवाइड कर दी, नेम चेंज करके मैंने टॉम कर दिया। थर्ड जब हम अपनी लाइन पे आते हैं तो यहाँ पे भी आप देखो कि माय टाइप एक स्टार्टिंग से चल रहा है। तो यानी कि माय टाइप की जो वैल्यूज़ हैं वो रीअसाइन होती चली जा रही हैं। तो रीअसाइन होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ लास्ट लाइन में आते-आते हमारी आईडी 3 हो गई, जो हमारा नेम था वो माइक हो गया और जो जेंडर था वो फॉल्स हो गया। तो अगर मैं आखिरी लाइन को देखूँ तो यहाँ पे नंबर, स्ट्रिंग एंड बूलियन तीनों चीज़ें असाइन कर दी गई हैं। तो तीनों चीज़ें ऑब्वियसली हम लेट करके असाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरीके से असाइन करने में। मुझे तो यहाँ पर भी कोई कंपाइलर एरर मेरे पास प्रोग्राम के अंदर नहीं आएगा। फर्दर क्वेश्चन देखते हैं अपना यहाँ पर जो कि है इनम से रिलेटेड। तो यहाँ पर कहता है कि इनम इन्होंने बनाया है कलर से। कलर कहता है कि रेड बराबर है मेरे पास 1 के, ग्रीन और ब्लू इसकी वैल्यूज हैं। कलर नेम इन्होंने स्ट्रिंग दिया और कलर को जो वैल्यू असाइन कर दी वो 2 कर दी। अब जब इन्होंने कलर को वैल्यू 2 असाइन कर दी है और कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये इसको प्रिंट आउट करा रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा? तो क्योंकि इसका इंडेक्सिंग नंबर मेरे पास जो है वो यहाँ पर क्या चीज़ है? वो है मेरे पास 2 ग्रीन का, तो मेरे पास ग्रीन आएगा। अच्छा, हम प्रीवियसली भी एक क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का देख कर आए थे, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या था? दोनों में फ़र्क ये था कि वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें इनम मेरे पास कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर मेरे पास इनम कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे अगर मैं इंडेक्सिंग वैल्यू भी देती हूँ तो ये मुझे आंसर देगा, लेकिन वहाँ पे स्ट्रिक्ट था कि आपने स्ट्रिंग की वैल्यू ही प्रोवाइड आउट करनी है कांस्टेंट इनम की। तो कांस्टेंट इनम की स्ट्रिंग की वैल्यू की वजह से वहाँ पर जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, एरर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 सिलेक्टेड है एज़ एन इंडेक्सिंग नंबर तो मेरे पास ग्रीन प्रिंट होकर आएगा। फर्दर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इनम से रिलेटेड है हमारे पास। इसमें कहता है इनम का कलर जो है वो है 2, रेड को इसने वैल्यू असाइन की 1, ग्रीन को इसने वैल्यू असाइन की 2 एंड ब्लू को इसने वैल्यू असाइन की 4। कहता है वेरिएबल जो है मेरा कलर इंडेक्स है। अब यानी कि इंडेक्सिंग नंबर के अकॉर्डिंगली देख रहा है। तो कहता है कि कलर 2 जो होगा उसमें आपने ब्लू की वैल्यू प्रिंट करके देनी है और कलर इंडेक्स को इसने कंसोल करा है। तो अगर हम ब्लू की वैल्यू अपने कोड से ही देखें तो हमारे पास क्या आएगी? वो आएगी 4, क्योंकि कलर इंडेक्स की बात हो रही है। अगर यहाँ पे जो है
वो कलर नेम की बात हो रही होती और फिर इस तरीके से लिखा होता तो उस हिसाब से हमारे पास ब्लू आंसर आता। बट क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग की बात हो रही है तो इसीलिए मेरे पास टर्मिनल में जो आंसर आएगा वो आएगा 4, रेड ग्रीन ब्लू 2 4 एंड देयर विल बी अ कंपाइलर एरर आपके गिवन ऑप्शंस हैं। जरूरी नहीं है कि अगर मुझे कोई आंसर ठीक लग रहा है तो आपको भी वो आंसर ठीक ही लग रहा हो। आप उसको एक बार टर्मिनल में चेकआउट ज़रूर करें क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब जो है वो टर्मिनल में चेकआउट कर रखे हैं, लेकिन फिर भी स्टिल आप अपने प्रैक्टिस के लिए इसको चेकआउट कर देखें। फर्दर क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है, एक अदद वेरिएबल है माई एड के नाम का। अच्छा, बेसिकली ये फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन में जो है ना एक वेरिएबल बनाया माई एड के नाम का, जिसकी बेस वैल्यू जो भी कोई होगी वो नंबर होगी, इंक्रीमेंट जो भी कुछ होगा वो भी नंबर होगा। एरो फंक्शन को यूज करते हुए उन्होंने बताया कि फंक्शन जो होगा वो एक्स एंड वाई के अकॉर्डिंगली होगा, तो एक्स भी नंबर होगा, वाई भी नंबर होगा, आउटपुट भी नंबर होगा और जो वैल्यू रिटर्न होगी वो एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी। तो आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कैन सेलेक्ट वन और मोर। तो अगर हम इसे गौर से देखें तो इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता इट्स एन एरो फंक्शन तो चले हम इट्स एन एरो फंक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये फिलहाल के लिए क्योंकि कोई नाम नहीं है और इस तरीके को फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो फिट जहां पर होती है वो होता है हमारा अन्यूनियस फंक्शन। तो इट इज एन अन्यूनियस फंक्शन जो है वो मैं इसका करेक्ट आंसर सेलेक्ट करूंगी। आप बताएं कि क्या मैंने ऑप्शन ठीक सेलेक्ट किया है या फिर जो है मुझे इसको इनवैलिड फंक्शन डेफिनेशन में सेलेक्ट करना चाहिए था। हम इसको वैसे इनवैलिड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में सिलेक्ट नहीं कर सकते, हम इसको जो है वो यहाँ पर अन्यूनियस फंक्शन के अंदर ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो भी एक वेरिएबल से रिलेटेड है, चलें इसको भी चेकआउट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कहता है कि क्या कहता है कि एक इसने वेरिएबल बनाया बिल्ड फंक्शन नेम फंक्शन के नाम का और रेस्ट पैरामीटर लगा दिया। अच्छा, यहाँ जैसे ही रेस्ट पैरामीटर लगा तो रेस्ट पैरामीटर से ही जो है कि कहते हैं आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें कंपाइलर एरर आएगा। वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि जो हमारा रेस्ट पैरामीटर है वो हमेशा आखिर में आता है। तो जब अगर शुरू में ही लगा दिया है तो बाकी कोड आप चेक करो नहीं करो आपको पता चल जाना चाहिए कि देयर विल बी अ कंपाइलर एरर, क्योंकि रेस्ट फंक्शन हमेशा एंड में यूज होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो होगा आपके पास देयर विल बी अ कंपाइलर एरर। एनीवेज, इसके आंसर के अलावा एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। चले रेस्ट पैरामीटर को एक सेकंड के लिए जो है हम करते हैं। तो इसने रेस्ट पैरामीटर का यूज किया, स्ट्रिंग बताया, एथनेम स्ट्रिंग में बताया, देन एरो फंक्शन लगा के इसने अगेन रेस्ट ऑफ द नेम के नाम का रेस्ट पैरामीटर स्टार्टिंग में लगा दिया। अच्छा, अब इस कोड को जो है क्या कहते हैं इन डेप्थ ऐसा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहीं से पता चल रहा है कि इसके अंदर कंपाइलर एरर आएगा, ये प्रिंट करके नहीं देगा। ये प्रिंट करके देता और जरूर प्रिंट करके देता अगर आप रेस्ट पैरामीटर की पोजीशन एंड में चेंज कर देते हैं। अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि रेस्ट पैरामीटर को अगर हम एंड में पुट आउट करेंगे तो मेरे पास क्या प्रिंट होकर आएगा। इट विल प्रिंट ज़िया यू खान ऑन द लॉग, इट विल प्रिंट खान यू ज़िया ऑन द लॉग, इट विल प्रिंट यू ज़िया खान ऑन द लॉग। तो एक्चुअली प्रिंट होके आना चाहिए ज़िया यू खान ऑन द लॉग। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में इस कोड को ठीक करके कि किस तरीके से जो है वो ज़िया यू खान इसमें मेरे पास प्रिंट होकर आएगा। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, जिसमें इसने जो है वो मुझे अगेन माई टाइप का क्वेश्चन प्रोवाइड आउट कर दिया और इस माई टाइप के क्वेश्चन के अंदर ये मुझसे कह रहा है कि माई टाइप जो है वो बराबर है सबसे पहले नेम जया के और आईडी 1 के। फिर माई टाइप को रीअसाइन वैल्यू की, आईडी 2 दे दी और नेम टॉम दे दिया। ठीक है, यहाँ तक हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। देन माई टाइप को इन्होंने अगेन वैल्यू असाइन की, आईडी दे दी 3, ठीक है, नंबर भी ठीक है, और देन इन्होंने माई नेम कर दिया। तो माई नेम करने से क्या होगा कि कंपाइलर एरर आएगा लाइन नंबर 3 के अंदर। क्यों? क्योंकि इनिशियल प्रॉपर्टीज जो है वो नेम और आईडी है और लाइन नंबर 3 में माय नेम इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। तो कंपाइलर एरर ऑन द लाइन 3 इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, देन है कॉल बैक फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे पास, जिसमें इसने एक टाइप बनाई है और उसको
कॉल बैक विद स्ट्रिंग का नाम असाइन किया, उसकी वैल्यू उसने स्ट्रिंग असाइन कर दी और उसको वॉइड कह दिया, जो कि मेरे पास यहाँ पे लाइन 1 है। ठीक है, देन कहता है यहाँ पे फंक्शन यूजिंग कॉल बैक एफ कॉल बैक विद स्ट्रिंग। ठीक है, कॉल बैक विद स्ट्रिंग कहीं भी यूज हो सकता है, और जो फंक्शन है उसमें इसने जो आर्ग्यूमेंट पास किया है वो उसने दिया है दिस इज द स्ट्रिंग। हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर तो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। There will be a compiler error on the line 1, there will be a compiler error on the line B, there will be no compiler error, or you can use callback with a string anywhere you can use as a type। तो ठीक है, ये चीज तो ठीक है कि callback with string को मैं कहीं भी यूज कर सकती हूँ एज अ टाइप, और अगर एज अ टाइप इसको यूज कर सकती हूँ तो यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी कंपाइलर एरर भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों लाइन जो है वो मेरे पास 100% करेक्टली वर्किंग कर रही है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मैं सेलेक्ट करूंगी जिसमें मैं there will be no compiler error and you can use callback with the string anywhere you can use as a type। तो ये दो ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर करेक्ट होंगे। अगले क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं, तो फिर ये हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें इन्होंने हमें फिर से जो है वो सेम प्रोसेस को रिपीट आउट कराया। आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया, या शायद इस क्वेश्चन में पहले कुछ और डेटा था। एनीवेज इसको चेकआउट करते हैं। वेरिएबल एक्स जो है उसकी डेटा टाइप इसने एनी डिफाइन की है और लाइन ए में टॉम डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग में। तो ठीक है, कहता है कि आप जो है वो यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेकिंग करो और देखो कि क्या जो है वो टॉम स्ट्रिंग है। तो ये भी ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कराओ यहाँ पे एक्स की लेंथ को। तो एक्स की लेंथ क्या आएगी आपने कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ऑब्वियसली टॉम में जितने आपके पास अल्फाबेट्स हैं वो इसकी लेंथ में काउंट आउट होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम फिर से वही है कि x जो है वो हमारे पास लाइन नंबर डी में अननोन है, तो देयर विल बी अ कंपाइलर एरर ऑन द लाइन डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट आउट हो गया। ओके, नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि इंटरफेस से रिलेटेड है। तो चलें इसके बारे में बात करते हैं। कहता है कि इस मैंने एक इंटरफेस बनाया एनिमल के नाम का और उसको नाम असाइन कर दिया स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले जो है वो इंटरफेस बना एनिमल का, और जो भी कोई एनिमल होगा वो स्ट्रिंग में होगा। ठीक है, उस इंटरफेस में जो है क्या इसने क्या किया, इसने कैट को जो है वो क्रिएट आउट किया और कैट को एक्सटेंड करा दिया एनिमल के थ्रू। यानी कि अब जो कैट है वो एक्सटेंड होके एनिमल के इंटरफेस के साथ यूटिलाइज हो रही है। मेथड इसने इसमें एक पास आउट किया म्याऊ के नाम का, जो कि फिलहाल के लिए एज अ वॉइड फंक्शन यूज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कैट का जो फंक्शन है वो एनिमल टाइप को हमारे पास क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ये चीज हमारे पास हमने अपनी पहली दो लाइंस में देखी। देन कहता है फंक्शन इज कैट ए कॉलन एनिमल ए इज अ कैट। तो अब मुझे यहाँ से पता चला, क्या चीज पता चली, कि जो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न करने के साथ साथ ये भी प्रिडिक्ट कर रहा है कि ए इज कैट जो है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास एनिमल है। तो अगर ए इज कैट मेरे पास एनिमल होता है और वैल्यू रिटर्न होती है, तो उस केस में मेरे पास क्या होगा। फिर उसने केस डिफाइन किया, और केस डिफाइन करते हुए उसने मुझे कहा कि वेरिएबल एक्स जो है वो एनिमल के बराबर हो गया। अगर इस कैट एनिमल के बराबर है तो एक्स डॉट मियाउ। और आपने क्या बताना है कि इसमें से कहाँ एनिमल का एरर आएगा। तो अच्छा, इसमें एरर आएगा मियाऊ मेथड के अंदर। क्यों? क्योंकि जो मियाऊ का मेथड है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास वॉइड है। तो उस केस के अंदर यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर रहना चाहिए, क्या चीज रहना चाहिए मेरे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर, देयर विल बी द completion error on the line 4, because जो मेरी लाइन 1 है वो क्या कर रही है, वो जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हुए टाइप गार्ड को जो है वो डिफाइंड आउट कर रही है। ठीक है, तो ये दो जो ऑप्शंस है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट आउट कर सकते हो। मियाओ का मेथड यहाँ पे वॉइड है, तो इसलिए लाइन नंबर 4 जो है वो एरर क्रिएट करेगी। और अगर लाइन 1 को देखूं तो वो इम्प्लीमेंट कर रहा है यूजर डिफाइंड टाइप गाइड को, जिसमें मैंने आपको बताया कि ए इज कैट जो है वो एनिमल के बराबर जो है वो उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वो एनिमल के बराबर है तो वो स्ट्रिंग आनी चाहिए। तो लाइन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर, और जो है क्या कहते हैं टाइप गाइड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये है हमारे पास अगेन क्वेश्चन जो कि होगा किस चीज से रिलेटेड, यहाँ पे एक्स स्ट्रिंग से रिलेटेड। अच्छा जी, इसमें इसने एक वेरिएबल बनाया एफ के नाम का, और उसमें जो वैल्यू पास आउट की है वो एक्स की वैल्यू पास आउट कर दी है एज अ स्ट्रिंग। तो अगर देखो तो फंक्शन स्ट्रिंग आर्गुमेंट भी ले रहा है और जो है क्या कर रहा है, उसको रिटर्न भी कर रहा है। सबसे पहली चीज तो मुझे पहली लाइन से ये पता चल गई।
ठीक है। इसके बाद कहते हैं दूसरी लाइन में कि एफ बराबर है एक्स के और साथ ही साथ एरो फंक्शन लगा के इसने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू दी जो कि प्लस एक्स प्लस है। ठीक है, अगर इसको देखूं तो क्या है, ये एक अनोनियस फंक्शन है और अगर एक्स की वैल्यू मैं कुछ भी रखती हूँ, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मेरी एक्स की होगी स्ट्रिंग में तो वो रिटर्न होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं टाइप स्क्रिप्ट वैल्यू रखती हूँ यहाँ पर, तो टाइप स्क्रिप्ट जो है वो मेरी रिटर्न होना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। दूसरे स्टेप तक तो ये हो गया। तीसरे स्टेप की बात करें तो कहता है वेरिएबल एच जो है वो एक्स कॉलन स्ट्रिंग के बराबर है और इसकी जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग होगी और साथ में एम्प्टी एरे इसने कंसीडर कर दिया। ठीक है, पहले हम एफ की वैल्यू देख रहे थे, अब हम एच की वैल्यू देख रहे हैं। तो दो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज हैं। एच की वैल्यू जो है वो एक्स की वैल्यू के बराबर है, लेकिन वो जो है वो एम्प्टी एरे के अंदर बराबर है। अब उस एच के अंदर मैं एरे का मेथड यूज कर रही हूँ डॉट पुश का, यानी कि उसमें मैं वैल्यू पुश करा रही हूँ और वैल्यू क्या है, वैल्यू है मेरे पास एफ की वैल्यू। ठीक है, वैल्यू है मेरे पास एफ की वैल्यू। तो एफ की वैल्यू फिलहाल क्या है, एफ की वैल्यू फिलहाल अभी तक हमने दी नहीं, वो हमने कंसोल डॉट लॉग में दी है एच। तो अभी तक फिलहाल क्या है, एफ की जो भी कोई वैल्यू होगी, जैसे मैंने आपको बताया था टाइप स्क्रिप्ट, तो फिलहाल के लिए टाइप स्क्रिप्ट वहां पर हमारे पास जा रही है। देन मुझसे कह रहा है कंसोल डॉट लॉग कराएं एच को, इंडेक्सिंग रखें 0 और जो वैल्यू है वो क्या है, वो वैल्यू है मेरे पास एच। तो एच विल बी प्रिंटेड ऑन द कंसोल, एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। हम इसको जो है ना वो टर्मिनल में भी एक मर्तबा विजुअल स्टूडियो कोड के देख लेते हैं। अच्छा जी, ये आ गई हूँ मैं अपने टर्मिनल के अंदर। तो अभी अगर हम गौर से देखें तो एच में क्या वैल्यू पास हो रही है, ये एच की वैल्यू पास हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको टर्मिनल में रन करती हूँ सेव करके, सॉरी यहाँ पे रख के सेव करना था, सेव करके अगर मैं इसको टर्मिनल में रन करती हूँ THC main डॉट ts करके, तो आप यहाँ पर इजिली चेकआउट करोगे कि इसकी असाइन वैल्यू क्या आती है मेरे पास। तो जैसे ही मैंने नोड मेन डॉट जेएस किया तो आप देखो एच लिखा हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने स्ट्रिंग वैल्यू जो पास की थी एफ के अंदर, वो मैंने क्या पास आउट की थी, वो मैंने एच पास आउट की थी। अगर मैं इस एच की जगह, जैसे मैंने आपको टाइप स्क्रिप्ट बताया था, अगर मैं इसकी जगह टाइप स्क्रिप्ट पास आउट कर दूंगी तो अब मेरे पास यहाँ पर वैल्यू जो पास आउट होगी वो टाइप स्क्रिप्ट पास आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो है वो हमने इसको यहाँ पे कंपाइल कर रखा है। मैं इसको थोड़ा छोटा करती हूँ ताकि हमें हमारे टर्मिनल नजर आए। और टर्मिनल नजर आने के बाद वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू मेरे पास आ रही है टाइप स्क्रिप्ट। तो इस तरीके से हम जो भी कोई वैल्यू पास आउट करेंगे अपने एच इंडेक्सिंग एरे के अंदर, वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी। तो ऑफिशियल जो वैल्यू थी वो एच पास आउट हो रही थी, तो एच विल बी प्रिंटेड ऑन द कंसोल लिखा हुआ आएगा। देन मेरे पास अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि है वेरिएबल टाइप से रिलेटेड। कहता है मुझे यहाँ पर कि अच्छा, एक बात और बताऊं ना, तो एच की जो वैल्यू थी वो स्ट्रिंग टाइप होके रिटर्न भी हो रही थी और एम्प्टी एरे था ना, तो एम्प्टी एरे होने की वजह से जो भी कोई फंक्शन की वैल्यू थी वो मेरे पास जो है वो यहाँ पर असाइन आउट हो गई। तो ये चीज जो है हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट होती है इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर। देन कहता है मेरे पास अगले क्वेश्चन में लेट ए इज इक्वल टू पाकिस्तान। अब ए की जो वैल्यू है वो इसने दी हुई है पाकिस्तान और दी हुई है स्ट्रिंग के अंदर। ए की फिर इसने वैल्यू दे दी अगेन रीअसाइन करके 9 और कंसोल डॉट लॉग करा दिया ए को। तो मैं स्ट्रिंग की जो वैल्यू होती है वो एज अ पाकिस्तान ऑलरेडी पास आउट हुई हुई है, तो रीअसाइन करा के नंबर नहीं जो है क्या कहते हैं असाइन आउट करा सकती। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि कंपाइलर एरर आएगा मेरे पास दूसरी वाली लाइन के अंदर जो कि ए इज इक्वल टू 9 है। तो कंपाइलर एरर ऑन द लाइन 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन मेरे पास अगेन यहाँ पे क्या है, एक और क्वेश्चन है, इसको चेकआउट करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी जो है हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की आपको जरूरत है, जिसके अंदर इसने एक अदद वेरिएबल मुझे कंसीडर कर दिया है। अच्छा, इस वेरिएबल कंसीडरेशन की बात करें तो गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसने एक बिल्ट नेम बनाया जिसमें इसने फर्स्ट नेम दिया स्ट्रिंग और जो लास्ट नेम था वो भी इसने दिया है एज अ डेटा टाइप स्ट्रिंग। सबसे पहले तो हमें एक चीज ये पता चल गई, इसको अगर आप वैसी गौर से देखें ना, तो अगर आपके फंक्शंस काफी अच्छे हैं तो यू कैन इजिली सी कि ये अनोनियस फंक्शन है और इसमें पैरामीटर्स भी हैं। ठीक है, अब लास्ट नेम की वैल्यू देखें जो अभी मैंने आपको बताया स्ट्रिंग, वो क्या है, वो बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, अगर आगे की तरफ चलें तो एक अदद एरो फंक्शन का यूटिलाइजेशन हो रहा है। स्ट्रिंग में फंक्शन है, फंक्शन जो है वो फर्स्ट नेम स्ट्रिंग है और लास्ट नेम इसने वैल्यू प्रोवाइड आउट की हुई है खान की, और काय के जो भी कोई आंसर आएगा वो स्ट्रिंग आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम की वैल्यू जो है वो हमारे पास
क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन जाएँ तो वो लास्ट नेम को ऑप्शनल दे रहा है और आगे जाकर उसी लास्ट नेम को इसने एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे दिया खान का। पहली लाइन तो आपको यहाँ तक समझ में आनी चाहिए। उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इसने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है। अच्छा इसमें क्या है कि लास्ट नेम की जो वैल्यू डिफ़ॉल्ट की है खान, तो अगर मैं कोई आर्गुमेंट पास करती हूँ ना, तो अगर वो मैं मेरा आर्गुमेंट पास हो जाता है तो उसके पास होने में जो है वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और रिटर्न होकर आ जाएगी मेरे पास खान के तौर पे, ठीक है? लेकिन अभी हम कंडीशन को चेक आउट करते हैं तो कंडीशन में कहता है कि अगर लास्ट नेम जो है मेरे पास यहाँ पर हो, तो आप रिटर्न करो फर्स्ट नेम उसके साथ-साथ स्पेस दो और साथ में लास्ट नेम को कॉल्ड आउट करो। अदरवाइज़ आप क्या करो सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्स्ट नेम को मेरे पास रिटर्न करो। तो कंडीशन जब मैं चेक कर रही हूँ तो लास्ट नेम को अगर आप गौर से देखो तो आपको ये पता चलेगा कि अगर जो है हम वैल्यू असाइन करेंगे तो जो है हमारे पास क्या होगा यहाँ पर नेम प्रोवाइड आउट होकर आएगा। इसे भी एक बार टर्मिनल में चेक करते हैं। अच्छा जी, टर्मिनल में आ गई हूँ, सेम तरीके से हमारे पास कंसीडरेशन है, तो अगर मैं फ़िलहाल के लिए इसको जो है वो सेव करके अपने टर्मिनल में रन करने की कोशिश करती हूँ, तो वी विल सी कि क्या हमारे पास कोई आर्गुमेंट पास आउट होता है, कोई वैल्यू आती है क्या मेरे पास? तो अभी देखें इसमें कोई भी वैल्यू मेरे पास नहीं आ रही। तो मैं एक काम क्या करती हूँ, इसके अंदर कंसोल का एडिशन करती हूँ। कंसोल का एडिशन क्या करती हूँ, मैं इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग करती हूँ और कंसोल डॉट लॉग करके मैं यहाँ पर जो है वो वैल्यू पास आउट करती हूँ। सबसे पहले मैं बिल्ट नंबर को कॉल्ड आउट करती हूँ और बिल्ट नंबर को कॉल्ड आउट करते हुए मैं फर्स्ट नेम भी दे सकती हूँ और मैं लास्ट नेम भी दे सकती हूँ। अब मेरे पास लास्ट नेम तो है खान, तो ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ फर्स्ट नेम दे देती हूँ महक, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या किया फर्स्ट नेम दे दिया महक और इसको कंसिडरेशन कर दी। लास्ट नेम मैंने इसको अभी प्रोवाइड आउट नहीं किया है। मैं देखूँगी कि क्या ये वाक़ई लास्ट नेम मेरे पास यहाँ पे खान को कंसीडर करके टर्मिनल में मुझे महक खान प्रिंट करके देता है या नहीं देता। तो हम इसको चेक आउट करते हैं कि क्या वाक़ई हमारे पास ऐसा हो रहा है। वैसे ये जो है एनोनिमस फंक्शन है मेरे पास यहाँ पे और इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो यू कैन ईज़िली सी कि इसने महक खान प्रिंट करके दे दिया। अब एक और चीज़, अब मैं यहाँ पर जब चीज़ों में कॉमा लगा के यहाँ पे लास्ट नेम की वैल्यू भी दे सकती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे अगर आलमगीर प्रोवाइड आउट करूँ और फिर मैं इसको चेक करने की कोशिश करूँ अपने टर्मिनल के अंदर कि क्या ये वाक़ई मुझे अब और वैल्यूज़ असाइन्ड आउट करता है, यानी कि अब ये मुझे टर्मिनल में क्या लिख के देता है, तो हम उसको चेक आउट करें। तो अब अगर आप देखो तो इसने मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी, इसने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ महक आलमगीर लिख के दे दिया। तो हमने देखा कि हम जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देके भी कैसे प्रिंट करा सकते हैं, बिना वैल्यूज़ के भी कैसे अपनी चीज़ों को प्रिंट आउट करा सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शंस थे इसके अंदर था इट इज़ एन एनोनिमस फंक्शन, तो बिल्कुल एनोनिमस फंक्शन था। द फंक्शन हैज़ द डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, फंक्शन में डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हमारे पास खान के नाम से प्रिंट आउट था। द फंक्शन द टाइप ऑफ द फंक्शन इज़ नॉट वैलिड, बिल्कुल वैलिड थी। सेल्फ कॉलिंग फंक्शन नहीं था, नेम फंक्शन नहीं था और इनवैलिड फंक्शन भी नहीं था। तो पहले 2 जो ऑप्शंस होंगे वो हमारे करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर हमें कि आप ये बताएँ कि इसने फिर से जो है ना सेम वही चीज़ कंसीडर आउट किया और कंसीडर आउट करते हुए इसने क्या किया कि सबसे पहले जो है नेम ज़िया दिया एंड आईडी 1 दी, फिर आईडी 2 दे दी, नेम टॉम दे दिया, देन आईडी 3 देके नेम माइक देके और साथ में जो है रीअसाइन करते हुए जेंडर फॉल्स दे दिया और 4th में आके इसने क्या किया सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो नंबर्स और बूलियन जो टाइप है उसको असाइन कर दिया। तो अगर हम देखें तो इसमें कोई भी कंपाइलर एरर नहीं आएगा क्योंकि हाँ, बिल्कुल मैं इसी तरीके से सारी चीज़ों को असाइन कर सकती हूँ। लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो से रिलेटेड, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये अच्छा क्विज़ आपके लिए रहा होगा, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम इसको भी चेक आउट कर लेते हैं, जिसमें मुझसे कहता है कि वेरिएबल a कॉलन नंबर इज़ इक्वल टू 7। तो अगर आप वैसे ही देख लेना तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि इसने जो डेटा टाइप असाइन की है वो क्या की है नंबर और जो वैल्यू पास आउट कर दी वो इसने पास आउट कर दी है स्ट्रिंग की वैल्यू। तो लाइन नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी एरर आ जाएगा। देन a की वैल्यू 9 असाइन की और कंसोल डॉट लॉग में a असाइन कर दिया। तो आप बताएँ कि कहाँ पर हमारे पास एरर आएगा? तो पहले ही पता चल रहा था कि पहली लाइन में ही मेरे पास एरर डिक्लेयर्ड हो जाएगा। तो ये था आपका काफ़ी अच्छा-सा पीआई-एआईसी का टाइपस्क्रिप्ट क्विज़। मैं उम्मीद करती हूँ ये क्विज़ आपको पसंद आया होगा। फर्दर भी इसी तरीके से वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड आउट करती रहूँगी। सो मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अब तक जीपीटी और इससे रिलेटेड वीडियोज़ चेक आउट नहीं की तो उनको भी चेक आउट कीजिए। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो उसके वीडियोज़ भी आपको मेरे चैनल पे आसानी से मिल
जाएँगी और अगर आप गवर्नमेंट एंड आईटी इनिशिएटिव ऑन साइट स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपको ये येलो वाली 5 वीडियोज़ लाज़मी चेकआउट करनी चाहिए आपके कोडिंग बेस्ड एमसीक्यूज़ से रिलेटेड। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।